हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रबल एसएससी। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं यूपीएसआई 2021 का। पिछली बार जब यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो वो हुआ था 2021 में 12 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक हुआ था, और ये पहली शिफ्ट का है। 12 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका है, और ये हम आज जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है मैंने सीआरपीसी और आईपीसी के क्वेश्चंस जो हैं हटा दिए हैं। इसलिए हटा दिए क्योंकि ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, आपको भारतीय न्याय संहिता पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये नया टॉपिक आपके लिए आया है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ये तो इजी क्वेश्चन था, 30 होती है ना। और लोकसभा में कितनी होती है? लोकसभा में होती है 25 साल और राज्यसभा में 30 साल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था वो कंप्यूटर से था, ये तो पॉलिटी का था और सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा वाला भी सिंपल ही है। ये हमसे पूछ रहा है, इन अ कंप्यूटर 1 GB इज इक्वल टू 1 GB यानी 1 GB किसकी बराबर होती है? तो बच्चे बच्चे को पता है, 1024 MB होती है, और 1 MB में कितने KB होती है? तो 1024 KB होती है, किलोबाइट, है ना। तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरे पे हम आते हैं, ये कि थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये लोगों को नहीं पता होता है। इसमें दो टर्म है, एक है क्रिप्टोग्राफी, ये साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, यानी कि कंप्यूटर्स का क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राफी, और दूसरा है स्टेगनोग्राफी। ये होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दी मैसेजेस। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है सीता इज गोइंग, तो इसको ये कुछ और ऐसे लिख देगा, तो आपको ये डिकोड करना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा होता है। और स्टेगनोग्राफी जो होता है वो होता है, ये होता है आर्ट ऑफ हाइडिंग दी इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसमें इसमें क्या डिफरेंस है क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी में? मेजर डिफरेंस हमको क्या दिख रहा है? मेजर डिफरेंस तो यही दिख रहा है कि इसमें जो है रीडेबल फॉर्मेट में मिलेगा, है ना, आप इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये हाइड किया जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंस है। होता तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आप बस इतना ही जान लीजिए, यूपीएसआई के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा जो है वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन द ईयर। तो आंसर्स तो इसमें पहले मारे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आए थे उसी पीडीएफ का है। तो 1992 में। मैं बाकी और जो इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट है ना एक्ट्स हैं उनके बारे में आपको ईयर्स बता देता हूँ। सबसे पहले आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया था 1972 में। उसके बाद आता है वाटर एक्ट, ये आया था 1974 में। इसके बाद आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आता है 1980 में। आपसे डायरेक्टली ईयर पूछता है ना, तो आपको ईयर याद होना चाहिए। पीसीएस वगैरह में भी डायरेक्टली ईयर ही पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग देके। उसके बाद आता है एयर एक्ट, ये आता है 1981 में। उसके बाद आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आता है 1986, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा यूपीएसआई के लिए। इसके अंदर के जो सेक्शंस वगैरह हैं वो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद एक है बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये आया था 2002 में। एक और था शेड्यूल्ड ट्राइब ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, ये था 2006 में। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये इतने इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, है ना। और
इसका आंसर क्या है 1992। और 2002 में क्या आया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, माल्थूस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट। तो जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसका जो बेसिक बताया गया था, ये तो सबसे पहले थ्योरी आई कब थी, तो ये थ्योरी आई थी बहुत पहले 1798 में। और इसमें इन्होंने बताया था कि रिसोर्सेज जो हैं वो एपी में बढ़ रहे हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं, और जो पॉपुलेशन है वो जीपी में बढ़ रही है। ये जीपी का ग्राफ हो गया, है ना, ये एपी का हो गया, ये है क्वांटिटी, ये है टाइम, और ये हो गया पॉइंट ऑफ क्राइसिस। मतलब रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो एपी में बढ़ रहे हैं, मतलब तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, लेकिन ये जो पॉपुलेशन है और तेज़ी से बढ़ रही है, जीपी में बढ़ रही थी। ये किसने बताया था, इन्होंने बताया था। तो ये जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्थमेटिक फूड सप्लाई ग्रोथ, ये सही हो जाएगा। और एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड थी, वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आप इतना जान लीजिए कि ये आई कब थी, तो ये आई थी 1929 में, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। तो जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे याद होने चाहिए आपको, जो जो इम्पोर्टेंट हैं, और रिसेंट वाले जो 100 के बाद हैं वो तो सारे याद होने चाहिए, 100 101 से लेकर जो 105 या 6 तक है। तो इसमें पूछा गया है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये तो इजी था 74th। और 73rd कौन सा है, पंचायत से रिलेटेड है। 44th कौन सा है, 44th तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 42nd और 44th। 44th में क्या क्या हुआ था, वो तो आर्टिकल 31 जो था प्रॉपर्टी वाला, वो हटा के फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, और कहाँ भेजा गया था, लीगल राइट बना दिया गया था। और ये अब आर्टिकल 300A में आता है। और क्या किया गया था इसमें, और एक आर्टिकल जोड़ा गया था डीपीएसपी में, आर्टिकल 38 जोड़ा गया था डीपीएसपी में, जो कि आता है हमारा। और जो है प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो भी कुछ चेंज की गई थी, है ना, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया। तो ये करेक्ट आंसर 34। 33 जज होते हैं, और एक होता है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंट में हमारे CJI कौन है, वो हैं PR गवई, और ये कौन से नंबर पे हैं, हमारे 52nd CJI हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है, कितना है 21%। उसके बाद अदर गैस है 1%। अदर गैस में जैसे कभी कभी आ जाता है 78% तो नाइट्रोजन है, फर्स्ट पे आएगी। सेकंड पे आ जाएगा ऑक्सीजन 21%। थर्ड पे क्या आएगा, तो थर्ड पे है आर्गन। आर्गन जो है 0.93% है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद आएगा CO2, ये है 0.04%। उसके बाद और भी गैसेस हैं, जैसे कि नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, एटसेट्रा, जो कि ये 1% के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। देखो जो ये आर्टिकल पूछा है, इसने डायरेक्टली आर्टिकल पूछा है, लेकिन आर्टिकल भी डीप में पूछा है। तो जो फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल हैं हमको यूपीएसआई के लिए, वो हमको अच्छे से पढ़ने हैं। डीपीएसपी वाले, फंडामेंटल राइट्स वाले, है ना, ये सब आर्टिकल हमको एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। और जैसे कि आर्टिकल 51A हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी हमको अच्छे से सब कुछ एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। अब जैसे आर्टिकल 19 है, इसमें कितने हैं, पहली बात तो इसमें 6 चीज़ें हैं। 19(1) A है, एक B है, एक C है, एक D है, एक E है, F को हटा दिया गया है, प्रॉपर्टी वाला, है ना। आर्टिकल 19(1) F को हटा दिया गया है 44th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और बाकी हैं, और बाकी हमको सब याद होने चाहिए। तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है फ्रीडम ऑफ, ये वाला है, यही आंसर है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सी क्या है, एसोसिएशन बनाना है, एसोसिएशन एंड यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं आप। डी क्या है, हम फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली कंट्री में घूम सकते हैं अपनी, कोई हमको मना नहीं कर सकता। ई क्या है, हम कहीं पर भी रह सकते हैं, यानी टू रिसाइड एंड सेटल, कहीं पे भी हम रह सकते हैं। उसके बाद एफ तो जो प्रॉपर्टी वाला था वो हट गया है ना, तो एफ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जी पे हम आते हैं, जी क्या है, जी यहाँ लिख देता हूँ। जी है, हम कोई भी प्रोफेशन जो है, जैसे हम डॉक्टर हैं तो हम डॉक्टर का प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर फ्रीडम है हमको ये करने के लिए। हम अगर टीचर हैं तो हम टीचर का प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई हमको कुछ कह नहीं सकता है। तो आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा, ये पूछा है इसने। उसके बाद इसने कमेटी पूछी है, तो कमेटी भी पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ईजी नहीं है, ये वाली कमेटी ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहती। तो स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड फिरवानी कमेटी है, जो कि हुआ था 1992 में। पहली जो कमेटी है एमएल जिंगन कमेटी, ये रिलेटेड थी इकोनॉमिक प्लानिंग से, इकोनॉमिक प्लानिंग थी जो उससे रिलेटेड है। उसके बाद जो तीसरी कमेटी है वो एफडीआई जो है इंडिया का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको रिव्यू करने के लिए बनी थी। और जो चौथा है, ये कमेटी नहीं है, ये हमारे फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, ये उनका नाम है। अभी करंट में कौन है गवर्नर, वह है संजय मल्होत्रा, ये भी पता होना चाहिए, संजय मल्होत्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ये है बायो का क्वेश्चन, और ये इजी था। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। सेलाइवरी ग्लैंड्स, ये होते कहाँ पे हैं, नेक में होते हैं, है ना, माउथ और उसके बीच में नेक में होते हैं। तो नेक में होते हैं, तो कैटरेक्ट ये तो आँख में होता है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता धमनी वाला रोग आर्टरी में। ये हृदय का रोग है, यानी ये हार्ट में होता है, तो हार्ट में तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या, कंठमाला, हिंदी में भी लिखा था। तो ये इजी हो गया आपके लिए ऑप्शंस देख के। 15 पे आते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बना था, एक्ट था इसका, है कब आया था, ये आया था 1993 में। इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको आर्टिकल वगैरह के साथ, जो सेक्शन वगैरह है, सॉरी इसमें सेक्शन है, सेक्शन वगैरह आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट प्रोवाइड फॉर, एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, और एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट होता है, ये नहीं होता। तो ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, दैट द लेजिस्लेचर डज नॉट एंजॉय द पावर टू अमेंड पार्ट 3 क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक अवे और एब्रिज फंडामेंटल राइट्स वाज लेड डाउन बाय गोलकनाथ केस। ये कब हुआ था, 1967। इसमें क्या बोला गया था कि हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं, इसमें ये बोला गया था। उसके बाद ये वाला केस जो है शंकरी प्रसाद, ये कब हुआ था, ये 1951 में हुआ था। केशवानंद भारती, ये बहुत ही फेमस केस है, ये 1973 में हुआ था। और इसमें क्या बोला गया है कि हम अमेंड तो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने सारे अमेंडमेंट हुए हैं, 105, है ना। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको बिना चेंज किए हुए, बिना बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो ये 1973 में बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। जो हमारे पुराने सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उनके जो दादाजी थे उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था, वो उस वक्त सीजीआई थे। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो 124, ये ईजी था। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है, 124 टू 147, किस पार्ट में आता है, पार्ट 5 में आता है। उसके बाद है डैश इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम अटैक वेयर अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज इन्फेक्टेड विथ कंप्यूटर वायरस। तो इसका आंसर है मालवेयर अटैक। बाकी सब कॉपीराइट तो ये अलग चीज़ होती है। फिशिंग
ये वायरस है एक टाइप का, लेकिन ये वाला वायरस नहीं है, ठीक है। तो हम अभी तक ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, है ना, पॉलिटी से यानी, और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमको। उसका जाते हैं हम 19 पे, ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। जैद क्रॉपिंग, एक होता है राबी, एक होता है खारिफ, और एक होता है जैद। तीनों बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो है अक्टूबर और नवंबर में किया जाता है सोन, मतलब फसल लगाई जाती है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है मार्च में। और ये कब होता है? ये उल्टा है, ये जो है अप्रैल और मई में लगाया जाता है, या फिर जून के आसपास। और उसके बाद हार्वेस्ट किया जाता है नवंबर में। और ये कब है? ये जो बारिश का सीज़न होता है ना, जून जुलाई में, इसी में होता है ये। और रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? बेसिकली आपसे क्रॉप्स पूछेगा, आपको क्रॉप्स पता होने चाहिए। तो रबी क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, पीज, लेंटिल्स, मस्टर्ड, और भी हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। उसके बाद खारिफ कौन कौन से हैं? राइस, खारिफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, शुगर केन, कैश क्रॉप्स भी हैं हमारे, जूट, कॉटन। तो ये वाले हैं राबी और ये वाले हैं खारिफ। और जैद कौन से होते हैं? तो जून जुलाई में तो समर ही होता है, तो इसका आंसर समर हो जाएगा। जैद वो वाले होते हैं कुकुम्बर, मेलन्स, खरबूजे, वाटरमेलन्स, तरबूज, पंपकिन, कद्दू। तो ये सब होते हैं, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं, द अमाउंट अराइव्ड आफ्टर एडिंग इनकम अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम। ये होती है जो हम टोटल इनकम हम साल भर में कमाते हैं ना, एक फाइनेंशियल ईयर में, वही होती है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें और इसमें ये डिफरेंस होता है इस वाले में, नेट टोटल इनकम में, कि नेट टोटल इनकम में क्या होता है कि जो टैक्स वगैरह होता है वो माइनस हो जाता है। टैक्स और क्या माइनस होता है इसमें? एक चीज़ और माइनस होती है, वो होता है जो कॉस्ट लगा होता है हमारा बनाने में, वो भी माइनस होता है। तो नेट टोटल इनकम हो जाता है, मतलब प्रॉफिट, और इसमें सब कुछ आता है, टैक्स वगैरह भी आता है, सब कुछ आता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इजीली लगा सकते हैं 55, बट अगर ये क्लोज होता 51, 52 ऐसे दिया होता तो थोड़ा सा टफ होता। तो प्रेसिडेंट वाला भी हमको याद करना पड़ेगा पूरा, प्रेसिडेंट वाला जो है वो हमको पूरा याद करना पड़ेगा। तो मैं पूरा आपको भी बता देता हूँ ट्रिक के साथ याद करना कैसे याद करते हैं। तो 51 पहले लिख लेते हैं, सॉरी 52 से शुरू होता है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 तक जाता है प्रेसिडेंट का आर्टिकल। 52 से 62 तक। 52 में है, डिफाइन किया गया है कि ऑफिस, कि एक प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है। दूसरा है प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, किसका? यूनियन का। उसके बाद चौथा जो है, एक इलेक्शन होएगा प्रेसिडेंट का। इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, वो है। उसका चौथा मैनर, मतलब कैसे इलेक्शन होगा। 54 में बताया गया है एक इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाएगा। और पांचवा है मैनर, कैसे इलेक्शन होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन, जो कि आपका क्वेश्चन था, ये हो गया आंसर, है ना। 56 क्या है? टर्म, 5 साल का होता है ना, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके बाद 57 है एलिजिबिलिटी क्या है, सॉरी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, फिर से इलेक्ट हो सकता है ना। उसके बाद 58 है क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट के ऑफिस का। उसके बाद 60 है ओथ,
ओथ एंड अफर्मेशंस। उसके बाद 61 है इम्पीचमेंट, कैसे हटाया जा सकता है। उसके बाद 62 है वैकेंट सीट जो है कितने टाइम में भरनी चाहिए, टाइमिंग ऑफ री इलेक्शन। तो इतने आर्टिकल्स हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ये तरीका है सभी को पता है, वैसे तो मैंने नहीं बनाया है। पी ई ई एम टी ई क्यू सी ओ आई टी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है पप्पू, पी से पप्पू, ईट्स एवरी मैंगो टू एंटर क्विज कंपटीशन ऑफ इंडिया टुडे। पप्पू ईट्स एवरी मैंगो टू एंटर क्विज कंपटीशन ऑफ इंडिया टुडे। अब मैं सबका मतलब बता देता हूँ एक एक करके। पी से हो गया प्रेसिडेंट का एक ऑफिस होगा, ई से एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ई से इलेक्शन होगा एक, मैनर ऑफ इलेक्शन, टर्म, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, क्वालिफिकेशंस, कंडीशंस, ओथ, इम्पीचमेंट और टाइमिंग। तो ये हमारा पूरा प्रेसिडेंट कवर हो गया है, आपको पूरा याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हु इज वेस्टेड, क्वेश्चन नंबर 23, हु इज वेस्टेड विद द पावर इन असेसिंग एंड डिटरमाइनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एक्वायर्ड अंडर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो एक्ट आया था ना 2013 में, भूमि अधिग्रहण एक्ट, तो ये मूल विधि का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन होता है, इसमें होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आपको ये वाला एक्ट भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, मतलब मूल विधि जो है उसमें जितने भी एक्ट्स हैं आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। ये तो मान लो थोड़ा सा आसान था, पर वो क्या होता है ना, कभी कभी पूछता है सेक्शन वगैरह पूछता है अंदर से, आपको सेक्शन भी याद होना चाहिए। और कट ऑफ भी है इसमें, तो जो 40 क्वेश्चन है इसमें 15 तो सही होने ही चाहिए, है ना, 14 या 15, तभी आपका पेपर जो है चेक होएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी जीके का क्वेश्चन है। यूपी जीके आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, यूपी जीके से 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ है। तो सब मैं इसका तो आंसर ये मार्क है चारकूला। इसके जो और फोक डांस है वो है नौटंकी, कथक, कथक तो पता रहा होगा, रासलीला, कजरी, ये बिहार का भी है कजरी। तो ये हो गया। और जो ये वाला ऑप्शन है ये कहाँ का है, ये लक्षद्वीप का है। आपको फोक डांस याद करना पड़ेगा। कोलाट्टम आंध्र प्रदेश का है, बिहू तो सबको पता होगा कहाँ का है, असम। ये एक डांस है और एक फेस्टिवल भी है, दोनों है। क्वेश्चन नंबर 25, साउथ एशियन वुमेन इन एनर्जी प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय। तो ये करंट का, ये तो करंट क्वेश्चन था, है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर, ये उसका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ये आपसे क्या पूछा है, ये फिर से देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा है। द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन इज आर्टिकल कौन सा है, 21A। आंसर है 2002, ये है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, वही पूछा गया आपसे 2002। इसका आंसर हो जाएगा 2002, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद है यूपी उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये जो हमसे अलग हुआ है एक स्टेट जिसका नाम है उत्तराखंड, यूपी से जो अलग हुआ है, वो कब अलग हुआ था, तो 2000 में हुआ था। तो इस 2000 तो सबको पता है, पर कभी कभी डेट पूछता है, तो डेट है 25 अगस्त 2000, डेट भी याद रख लीजिए आप, 25 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेशनल इमरजेंसी। 352 नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी, और ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि कभी नहीं हुई है, ये कभी नहीं हुई है, ठीक है। ये कितनी बार हुई है, ये 3 बार हुई है। कब कब, 1962, 1971 और एक इंदिरा गांधी वाला 1975। ये दोनों तो लॉजिकल थी, पर ये नहीं थी।
नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हु अमंग द फॉलोइंग, देखो पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चन खूब आए हैं, है ना। तो 40 जो क्वेश्चन है इसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, मूल विधि के भी हैं लगभग 5 से 6, और यूपी जीके से भी 5 से 6 आते हैं, है ना। तो पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये मिक्स क्वेश्चन है ना, पॉलिटी का भी है और मूल विधि का भी है। तो स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो रिमूव करता है वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पर इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट गवर्नर करता है। रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट, वो तो ठीक है, आंसर दिया हुआ है, पर आपको इलेक्ट भी कौन करता है वो भी पता होना चाहिए। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि स्टेट का है ना, तो हम लोग ऐसे याद करते हैं कि गवर्नर से रिलेटेड होगा, लेकिन ये प्रेसिडेंट है। कंफ्यूजिंग था इसलिए पूछा गया था। नेक्स्ट है गदर रिबिलियन पार्टी, ये थी 1913 की बात। कहाँ की बात है? सैन फ्रांसिस्को, ये है यूएसए में, यूएसए एंड कनाडा का है। यहाँ पे एक पार्टी फॉर्म की गई थी जो कि रिबेलियन पार्टी थी, तो यूएसए हो गया आंसर, यूएसए में थी, है ना। और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर भी पूछ सकता है आपसे। तो फाउंडर थे लाला हरदयाल, और एक लोग और थे, सोहन सिंह भकनी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो कि तहसीलदार से पूछा गया है। तहसीलदार मूल विधि का क्वेश्चन है। तहसीलदार इज वेस्टेड विद द पावर वेरीफाई एंड चेक एंट्रीज ऑफ द कंसर्न विलेज, सही है। मेक लोकल इंक्वायरीज एज टू वेदर द क्रॉप्स रेस्ड, ये भी वैसा ही है। इंस्पेक्ट्स ऑल केसेस ऑफ अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट एंड इरेगुलर यूज ऑफ गवर्नमेंट वाटर, तो तीनों सही है ना। तो इसका ABC हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर होता है, रिंग ऑफ फायर। जो हमारा वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में ये जो कि ऑस्ट्रेलिया है फॉर एग्जांपल, और ये है इंडिया वाला एरिया, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है यूएसए, ठीक है, मान लो आप। तो ये वाला जो एरिया है, ये जापान यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसी को बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा इंडिया, ये है जापान, ये है यूएस, कनाडा, है ना। तो ये वाला जो एरिया है इसी को बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनोज वगैरह इरप्ट होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया साइंस से अभी, है ना, वरना कंप्यूटर से ही था, और वो भी बेसिक क्वेश्चन है। ये होता है स्फेरिकल मिरर, इसको क्या बोलते हैं? इसको पोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? ये होता है फोकस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऐसे डायग्राम कंप्लीट करो तो सेंटर कहाँ पे आएगा? उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सेंटर पूछा है, तो ये वाला है, पोल को पूछा है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, तो ये है पोल। व्हेन वाज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल वेपन्स एंटर्ड द फोर्स, तो 1975 है आंसर। 1992 में ये जिसने भी चूज़ किया था, उस वक्त एजेंडा 21 हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो दे जनेरियो में, है ना। किस लिए हुआ था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। तो ये इसका आंसर नहीं है, ये है इसका आंसर 1975। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट आएगा तो गवर्नर, अगर यूनियन आता तो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विजयनगर एम्पायर का क्वेश्चन। विजयनगर एम्पायर मिडीवियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडीवियल हिस्ट्री का। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर मिडीवियल हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है बेसिकली। इन विच ईयर डिड द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों भाई थे जिन्होंने फॉर्म किया था विजयनगर एम्पायर किंगडम, जो कि है फॉर एग्जांपल, अगर ये इंडिया का मैप है नीचे का, डाउन साउथ का,
तो इन्होंने जो कैप्चर किया था वो ये वाला एरिया था, इधर का। इनकी कैपिटल कहाँ पे थी? यहाँ पे थी, हम्पी में, जो कि बाद में चेंज हो गई हम्पी, जो कि बाद में चेंज हो गई। कब किया था? 1300। डायरेक्टली पूछ लिया कौन से ईयर में? 1336, वरना और भी डीप में भी क्वेश्चन जा सकता है। इससे एक इम्पॉर्टेंट है, एक इसका है बैटल ऑफ तली कोटा। एक बैटल और इम्पॉर्टेंट है इसका, बैटल ऑफ रायचूर। ये हुआ था 1520 में और ये हुआ था 1575 में। ये जो है इसमें इनके जो विजयनगर एम्पायर से जो जिसने ये बैटल लड़ा था वो थे कृष्णदेव राय। ये नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। विजयनगर एम्पायर के जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे या किंग थे वो यही थे, है ना। और ये जो बैटल लड़ा है ये लड़ा है राम राय ने, और ये हार गए हैं। ये तो जीत गए थे, ये हार गए हैं, और यहीं से इनका डाउनफॉल शुरू होता है। 1575 नहीं है, 65 है, सॉरी। 1565 में ये हार गए थे। और किससे हारे थे? 4 जगह के राजा थे, वो एक साथ मिल कर लड़े थे। और वो 4 जगह कौन कौन सी थी? एक था गोलकोंडा। गोलकोंडा कहाँ पे है अभी करंट में? हैदराबाद। उसके बाद है बीजापुर, उसके बाद है बिदार, और एक अहमदनगर करके है। और ये सब मुस्लिम लीडर्स थे, ठीक है। और ये जो विजयनगर एम्पायर था ये हिंदू लीडर्स का था, ठीक है। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। वैसे तो विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विजयनगर एम्पायर हिस्ट्री में जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट हमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये तो बोला भी जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, नोबडी इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये इजी था। अब आते हैं, फिर देखो एक अमेंडमेंट से आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन तो इसी में दिख गए हैं। 97 कौन था? ये इंपॉर्टेंट पूछा इसने, 97 इंपॉर्टेंट है। टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और ये जो और ऑप्शंस में हैं, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये है आर्टिकल 48। ये है आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज, और ये है आर्टिकल 48A। ये तीनों DPSP के आर्टिकल दिए हुए हैं। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, ये आ गया ट्रैफिक रूल्स वाला जो एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, यानी मूल विधि का क्वेश्चन है। किसका है? मूल विधि का क्वेश्चन है। मूल विधि भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, सारा चीज़ इसमें जितने सेक्शन वगैरह हैं, है ना, क्या क्या फाइन है, क्या क्या है, ये सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो 25,000 फाइन है अगर जुवेनाइल ने कोई क्राइम किया हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 40, विच अमंग द फॉलोइंग इज टर्म यूज्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस? तो ये इक्वालिटी है, ये भी ईजी था, जो कि प्रीएम्बल से पूछा गया है। तो हमारी क्लास कवर हो गई है ना। अब आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ लास्ट में। तो पॉलिटी, तो सबसे पहले पॉलिटी पढ़ो। पॉलिटी में क्या पढ़ो? आर्टिकल्स याद करो, कहाँ से कहाँ तक। फंडामेंटल राइट वाले याद करो, DPSP वाले याद करो, और पार्ट 4 में पार्ट 4 भी याद करना पड़ेगा। पार्ट 5 याद करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये वाले जो इतने आर्टिकल हैं। और कौन से हैं? और है सुप्रीम कोर्ट वाला जो आर्टिकल है, ये भी पढ़ो। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जितने हैं ये याद करो, है ना। गवर्नर वाले आर्टिकल तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ो? मूल विधि पढ़ो। और कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, यानी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन हैं, तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। आपने वीडियो देख लिया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और लोगों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।